ऑडियो 2 नारी को मनुष्य समझा जाए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इस अन्याय से भारत का नारी समुदाय ही नहीं, विश्व के तथाकथित सभ्य कहलाने वाले देशों की भी यही स्थिति है। अपवाद स्वरूप साम्यवादी देशों में ही अपेक्षाकृत कुछ राहत देखी जाती है। यूरोप में कुछ दिन पहले तक स्त्रियों में आत्मा नहीं मानी जाती थी और उन्हें पाप की खदान माना जाता था। मध्यकाल में स्त्रियों को दासी बनाकर खरीदा बेचा जाता था। वे जानवरों की तरह जिस तिस को दान में भी दी जाती थीं। उनके कोई अधिकार नहीं थे। पति के मरने के उपरांत परिवार वाले ही सारी संपत्ति हड़प लेते थे और विधवा को या तो पति के साथ जला देते थे या सिर मुड़ाकर काशी वृंदावन आदि तीर्थों में भीख मांगकर गुजारा करने के लिए छोड़ देते थे। पुरुष एक साथ कई पत्नियां रख सकता था, किंतु बाल विधवाओं तक को दूसरे विवाह का अधिकार नहीं था। परित्यक्ताओं को भी विधवाओं जैसा उत्पीड़न सहना पड़ता था। इन दिनों सभ्यता के विकास क्रम में स्त्री शिक्षा पर से रोक उठी है और उन्हें चुनावों में वोट देने का अधिकार मिला है, पर व्यावहारिक जीवन में उनकी दुर्दशा अभी भी कम नहीं हुई। बिना भारी दहेज के गुणवती सुयोग्य कन्याएं किसी संपन्न घर में नहीं जा सकती। दहेज कम मिलने पर लड़कियों को जिस प्रकार संत्रस्त किया जाता है वह किसी से छिपा नहीं है। नववधुओं को इसी कारण जिस प्रकार आत्मघात करने पड़ते हैं या मार दिया जाता है, उसके विवरण पढ़ने से विदित होता है कि मनुष्य आकृति में अभी भी नर पिशाचों की कमी नहीं है। कम दहेज लाने वाली लड़कियां अपमानित तो जन्म भर होती रहती हैं। वरिष्ठ को वरिष्ठता न मिले तो कम से कम समता तो मिलनी ही चाहिए, किंतु जो स्थिति है उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि घर संभालने वाली नौकरानी से अधिक उसकी कोई स्थिति नहीं है। नौकरानी से भी इन दिनों तमीज से बोलना पड़ता है और भले आदमियों जैसा व्यवहार करना होता है। अपमान तो वह भी नहीं सहती, दूसरे दिन अन्यत्र काम पर चली जाती है और लौटने की खुशामद करने पर भी वापस आने को तैयार नहीं होती। स्त्री की मान मर्यादा इतनी तो रखी ही जानी चाहिए जितनी एक अपरिचित आदमी दूसरे के साथ लोकाचार शिष्टाचार बरतता है। वे दिन चले गए जब स्त्रियां पशुओं की तरह सभी दुर्व्यवहार सहती रहती थीं और अपनी सफाई देने पर मुंहजोरी का नया इल्जाम लगने पर ऊपर से दूसरा दंड सहती थीं। समय ने मनुष्य के स्वाभिमान को जगाया है और प्रेम सद्भाव न सही कम से कम शिष्टाचार बरतने के लिए तो उत्सुक रहने के लिए नया मन बनाया है। समानता और सभ्यता का प्रथम चिन्ह यही है कि दूसरे के साथ शिष्ट भाषा में बोला जाए और सम्मान सौजन्य का निर्वाह किया जाए। नारी को छोटों से लेकर बड़ों तक से बात बात पर झिड़कियां सहनी और कटु शब्द सुनने पड़ते हैं। अपने आरोपों का उत्तर देने पर उल्टी और आफत आती है, इसलिए वह रोकर घूंट भर कर रह जाती है। इस स्थिति में शिक्षित ही नहीं अशिक्षित भी व्यग्र होती हैं। जहाँ पूरे जंगलीपन का साम्राज्य है वहाँ की बात दूसरी है। लड़कियों और लड़कों के बीच बढ़ता जाने वाला भेदभाव पग पग पर परिलक्षित होता है। कपड़ों में, खाने में, व्यवहार में जब लड़की अपने प्रति घर वालों की उपेक्षा देखती है तो बदला नहीं ले पाती, पर हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाती है। अपने को मनुष्य जाति का सदस्य कहते हुए भी हेय और हीन मानती है। यह प्रवृत्ति जब जड़ पकड़ जाती है तो मर्दों के बीच जाना तो दूर उनके उत्तर तक नहीं दे पाती, अपने मन की बात तो कह ही नहीं पाती। यह मानसिक घुटन उसके समूचे व्यक्तित्व को अपंग बनाती है। वह घर में घुसे चोर भिखारी तक को भगाने का साहस नहीं कर सकती। बाजार में सौदा खरीदने में उसकी हीनता को भांपने वाले दुकानदार बुरी तरह ठगते हैं। यह संकोच वहां तक चला जाता है जहां की बीमारियां सहती रहती हैं और घर वालों को इसकी चर्चा करने तक में झिझकती हैं। चिकित्सकों के सामने तो पूरा विवरण कह ही नहीं पाती। ऐसी दशा में बीमारियां बढ़ती रहती हैं और वे धीरे धीरे घुलती रहती हैं। जवानी में बुढ़ापे के चिन्ह अधिकांश महिलाओं में उभर आते हैं। उन्हें सस्ता बचा हुआ भोजन समय कुसमय मिलता है। यौनाचार का दबाव इतना पड़ता है कि उनके कोमल अंग अत्याचार का बोझ न सहकर बीमार हो जाते हैं। पति की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए वे कुछ कह भी नहीं सकती। पिता अपनी कन्या को जामाता के हाथ उसके परिवार के साथ इसलिए सौंपता है कि पितृपक्ष के कर्तव्यों के उपरांत ससुराल की विशेषतया पति की जिम्मेदारी बढ़ती है कि वह उसके स्वास्थ्य को अधिक संभालने
शिक्षा को अधिक बढ़ाने, प्रसन्नता का वातावरण अधिक बनाने आदि का ध्यान रखते हुए स्नेह सम्मान में कमी न आने देते हुए उसे अपेक्षाकृत अधिक विकसित करने का प्रयत्न करें। पिता के घर से कली के रूप में आई थी तो उसे ससुराल में फूल की तरह खिलाने में सामर्थ्य भर प्रयत्न करने में कोई कमी न रहने दें। पर होता ठीक उल्टा है। उसे दूसरे के घर से बेची हुई नौकरानी की तरह इस तरह की परिस्थितियों में रहने के लिए बाधित किया जाता है कि घुटन ही उसके व्यक्तित्व का कचूमर निकाल दे। भावुक लड़कियां इस स्थिति को सहन नहीं कर पाती और अपने निर्दोष होने की सफाई देने लगती हैं। इस कथन में कई बार नए रक्त के कारण आवेश भी आ जाता है और कटु शब्द भी कह बैठती हैं। इतना बन पड़ने पर उसे समझा बुझाकर शांत करने वाला तो कोई होता नहीं। जो उस नमक मिर्च मिली बात को सुनता है वही उबल पड़ता है और बात मारपीट तक आगे बढ़ जाती है। पति बहुधा पत्नी की वस्तु स्थिति समझने पर भी उसका न्यायानुमोदित समर्थन नहीं कर पाते। कई बार सास ननद के भड़काने पर वे उल्टा और दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी दशा में दोनों के बीच खाई पड़ जाना स्वाभाविक है। सास ननद के बारे में समझा जाता है, ये लोग पति से चुगली करके अपमानित कराती हैं, मोहल्ले पड़ोस वालों से बदनामी कराती हैं, इज्जत घटाती और जलील कराती हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने, संदेह की दृष्टि से देखने का परिणाम यह होता है कि मनोमालिन्य घटता नहीं वरन बढ़ता ही जाता है। घर में कलह का बीजारोपण होता है, पार्टी बनती है और फिर अंत यहाँ आता है कि संयुक्त कुटुंब बिखरने लगता है। चूल्हे अलग अलग होते हैं और फिर एक प्रकार से संबंध विच्छेद ही हो जाते हैं। होता यह है कि लड़कियों को पिता के घर में सब प्रकार की छूट रहती है। वहाँ उन्हें कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं संभालने पड़ते, पर ससुराल जाते ही वातावरण एकदम बदल जाता है। वहाँ उसकी भूमिका बंदिनी नौकरानी जैसी हो जाती है। अनभ्यस्त कामों में भूल भी होती है। ऐसी दशा में उचित यही है कि घर की बड़ी महिलाएं उसे बेटी जैसा दुलार दें। जो उसे करना है उसे प्रशिक्षण की तरह सिखाती चले। प्रवीण होने का समय आने तक धैर्य रखें और जिस प्रकार बच्चे एक एक कक्षा पास करते हुए उन्नति करते हैं उसी प्रकार की आशा नववधु से रखें। वह आज नहीं तो परिस्थितियों के अनुकूल ढलना कल परसों सीख जाएगी। पति पत्नी कभी कभी जहाँ तहाँ घूम आया करें, ऐसा भी अवसर उन्हें मिलना चाहिए। सुधार का तरीका प्यार में कमी अनुभव न होने देना और भूलों को एकांत में कान में इशारा कर देना ही पर्याप्त होता है। बाहर के लोगों के सामने उसकी या उसके पितृ परिवार की निंदा किसी भी कारण नहीं करनी चाहिए। बाहर के व्यक्ति गुत्थी सुलझाते तो नहीं, उल्टे इधर की उधर भिड़ाकर कलह कराते और मनोमालिन्य की खाई चौड़ी करते हैं। कुछ ऐसी ही छोटी मोटी बातें हैं जिनका बदली परिस्थितियों के अनुकूल अभ्यास कराते रहने से काम चल जाता है और नया व्यक्ति नए परिवार में फिट हो जाता है। आरंभिक दिनों में उसे माँ बाप के यहाँ जाने और वातावरण बदलने का अवसर भी जल्दी जल्दी देना चाहिए। उपार्जन मर्द करे तो हर्ज नहीं, पर उसे खर्च करने का क्रम पत्नी से पूछकर करना चाहिए। घरेलू खर्च पत्नी के हाथों कराया जाए तो उसे अपने को गृह स्वामिनी होने का भान होता रहता है। पत्नी की घर की महिलाओं को घरेलू खर्च का हिसाब किताब विदित न होने दिया जाए। पैसा सदा अपनी ही जेब में रखा जाए तो उन्हें यह भान होता है कि वे अधिकार विहीन हैं। गृह संचालन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं। इस स्थिति में भी उन्हें अपनी हीनता की अनुभूति होती है और घर में रहते हुए भी वीरानेपन जैसा अनुभव करती हैं। किसी भी अवसर पर उनकी भावनाओं को चोट न लगे, विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। स्मरण रहे, महिलाएं भाव प्रधान होती हैं। उनको अपनी ओर से उनके मान सम्मान एवं प्रोत्साहन प्रशंसा में कमी न रहने दी जाए तो इतने भर से काम चल जाता है। गरीबी और व्यस्तता को भी वे किसी प्रकार सहन कर लेती हैं और हंसते हंसाते समय गुजारने लगती हैं। पति पत्नी में से किसी को भी यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि उनकी उपयोगिता कामाचार भर की है। इसके लिए उत्तेजक वातावरण बनने या आकर्षक अभिनय करने की आवश्यकता है। इस मान्यता को जिस सीमा तक जितनी जल्दी घटाया या हटाया जा सके उतना ही उत्तम है। पति पत्नी का पारस्परिक संबंध दो भाइयों या दो बहनों जैसा होना चाहिए, जिसका उद्देश्य एक दूसरे को अधिक स्वस्थ, समुन्नत, प्रसन्न चित्त बनाना होना चाहिए और मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था में जुटना भी जिसका अर्थ होता हो तो
सर्वतोमुखी प्रगति के लिए मिलजुल कर काम करना। इसके लिए मिल बैठकर योजना बनाई जा सकती है। भावी जीवन किस आधार पर, किस योजना के साथ पूरा किया जाए। वस्तुतः पति पत्नी को अपने संबंध वेश्या व्यभिचारी जैसे न रखकर भाई भाई जैसे रखने चाहिए। इसी आधार पर वह परंपरा टूटेगी जिसके आधार पर पिछले दिनों एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गई है जिसने समाज का पूरा ढांचा ही हिला दिया है और स्थिति ऐसी बना दी है जैसे दरबारी अपनी भलाई इसी में समझते थे कि राजा साहब का उचित अनुचित आदेश मानने या उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही खैर है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नारी अपना मनोबल, शरीर बल, आत्मबल बुरी तरह गिराती चली गई है और पुरुष के लिए गृहस्थी के छोटे दायरे को छोड़कर आगे अन्य किसी काम में सहयोग देने लायक नहीं रही है। यहाँ तक कि वह अपने बच्चों का पालन और साज संभाल भी नहीं कर सकती। देश में अधिकांश लोग गरीब हैं। इस गरीबी के रहते यदि पति या घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो इलाज करना तो दूर, इतना भी नहीं कर सकती कि उचित चिकित्सक के पास जाकर उचित उपचार भी पूछ सके। इतना भी नहीं हो सकता कि पति के मर जाने पर उसकी छोड़ी संपत्ति को भी सुरक्षित रख सके। उसे देवर, जेठ, भाई, भतीजे किसी न किसी बहाने ठग लेते हैं। यदि कुछ भी पास में शेष न बचा हो तो 5 बच्चों की माता अपने सारे बालकों का अपना भरण पोषण और शिक्षा चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे। इसका प्रबंध कर सकना भी उसके वश के बाहर की बात होती है और उनके उपरांत उसका शेष जीवन कैसे कटे, इस कल्पना को करने भर से छाती फटती है। यदि महिला किसी योग्य रही होती तो उसकी योग्यता इस योग्य तो रही होती कि पति के छोड़े हुए निर्धन परिवार का किसी न किसी प्रकार गुजारा कर लेती। स्त्री पुरुषों के बीच मात्र मैत्री भावना रहे तो इसका प्रभाव यह हुआ होता कि जिसकी योग्यता कम थी उसकी बढ़ाई गई होती। कार्य, व्यवहार, व्यवसाय आदि में उसका सहयोग लिया होता और एक एक मिलने से 11 बनने की उक्ति को चरितार्थ करने का अवसर मिला होता। जिस प्रकार संयुक्त परिवार की अति महत्वपूर्ण परंपरा की आचार संहिता के अभाव में छिन्न भिन्न होने का अवसर आ गया, उसी प्रकार विवाह को यौनाचार का लाइसेंस भर मान लेने का परिणाम और भी भयंकर होगा। स्त्री पुरुषों में से दोनों के स्वास्थ्य नष्ट हो जाएंगे। बच्चे बढ़ने से न उनका ठीक से पालन पोषण हो सकेगा और न शिक्षा दीक्षा का उपयुक्त प्रबंध। आवारा और अस्वस्थ बच्चे देश के लिए, परिवार के लिए भार बनेंगे और समूचे देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा जाएगी। पति पत्नी को आरंभ से ही यह विचार गले उतारना चाहिए कि यौनाचार के साथ जुड़े हुए 1000 संकटों से उन्हें बचने का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की संख्या तो किसी भी कीमत पर नहीं बढ़नी चाहिए और अगले दिनों वाली जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए यह सोचना चाहिए कि बीमा, फिक्स डिपॉजिट आदि के माध्यम से कुछ बचत भी करते रहें। पारिवारिक दूरदर्शिता में इन सब बातों का समावेश होना चाहिए। कम्युन प्रणाली के पुनः प्रचलन के माध्यम से अब फिर नए सिरे से विज्ञजन यह सोचने लगे हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली ही एकमात्र ऐसी प्रथा है जिसके अनुसार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन सुख, शांति, प्रगति और व्यवस्था के आधार पर, दूरदर्शिता के आधार पर सुगठित किया जा सके। इस प्रणाली को ठीक से व्यवस्थित किया जा सके तो संयुक्त परिवार में पारस्परिक सहायता से बच्चों का पालन भी हो सकता है और युवतियों को पति का हाथ बटाने और अपनी योग्यता में बहुस्तरीय उत्कर्ष करने का अवसर भी मिल सकता है। संयुक्त परिवार न बन पड़े तो घरेलू नौकरों के सहारे घर के वे काम सस्ते दाम में कराए जा सकते हैं जिनके लिए एक सुयोग्य पत्नी को अपना बहुमूल्य समय सस्ते और घटिया काम में खर्च करने के लिए विवश होना पड़ता है और पिता के यहाँ से कमाई हुई योग्यता भी दिन दिन घटती जाती है। यौनाचार के दुष्परिणाम की ही यह प्रतिक्रिया है कि हर स्त्री सोचती है कि उसके पति यदि किसी युवती से साधारण बात कर रहे होंगे तो उसके पीछे कोई दुर्भी संधि सोचती है। इसी प्रकार कोई स्त्री किसी पुरुष से सामान्य वार्ता कर रही हो तो उसमें भी दुर्बुद्धि की कल्पना करते हैं। यह अविश्वास की चरम सीमा है और इसलिए बन पड़ी कि हर व्यक्ति के सिर पर यौनोन्माद का एक प्रकार से मस्तिष्क ज्वर की तरह हावी हो गया है और उसकी नाक दुर्गंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूंघती, आंखें दुराचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखती। यदि जनमानस में इस कुकल्पना को हटाया जा सके तो इन दिनों एक दूसरे पर चौकसी रखना, अनेक प्रतिबंधों में कसने की जो दृष्ट धारणा है
उसके लिए कोई गुंजाइश न रहे। नर नारी के बीच सनातन रिश्ता बहन भाई पिता पुत्री का है। पत्नी भी अपनी परंपरा के अनुसार रमणी कामिनी नहीं हो सकती। उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जीवन की नाव को दोनों हाथों से डांड चलाते हुए इस पार से उस पार करना। विकृतियां सिनेमा ने और हेय साहित्य ने फैलाई है। सामंत काल में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन चल पड़ा। इसका परिणाम भी यह हुआ कि चोर की दाढ़ी का तिनका अनायास ही उछलने लगा। पुरुष वर्ग नारी को अविश्वस्त समझने लगा। यह और कुछ नहीं, अपनी ही आकृति को दर्पण में देखकर उस निर्दोष छांव पर अनेकानेक दोषारोपण करना भर था। जिन देशों में स्त्री पुरुष मिलकर कारोबार चलाते हैं, वहाँ ऐसी उच्छृंखलता न कोई सोचता है न बरतता है। यही होना भी चाहिए। शरीर के दो हाथ पैरों की तरह, गाड़ी के दो पहियों की तरह स्त्री पुरुष एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखें, परस्पर अविश्वास करें तो बात यौनाचार संदर्भ तक सीमित नहीं रहती। सर्वत्र परायापन छा जाता है और उस भीतरी भेदभाव का प्रमाण परिचय बहिरंग जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी दिख पड़ता है। एक दूसरे की चौकसी करे, अविश्वास की दृष्टि से देखे तो समझना चाहिए कि उसकी मूल सत्ता समाप्त हो गई। प्रगति का द्वार बंद हो गया और लोकाचार भर का बाह्य व्यवहार रह गया। ऐसी दशा में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति की बात एक प्रकार से कल्पना मात्र बनकर रह गई। यह स्थिति इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका दुष्परिणाम समूचे कार्य क्षेत्र को अस्त व्यस्त किए बिना नहीं रह सकता।